सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ बिहार, नहीं सॉरी, बिहार हिस्ट्री इसको कर देते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बिहार हिस्ट्री। ओके, बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, बिहार का इतिहास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी क्या किया था कि आप लोगों को बता दिया था कि आज से क्या होगा, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। आज से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, और टॉपिक इन द सेंस कि सबसे पहली बात तो ये कि एंशियंट हिस्ट्री की बात चल रही है, और आपको भी पता है कि हिस्ट्री में स्पेशली जो एंशियंट का सेक्शन है वो पूरा का पूरा क्या है। गुड मॉर्निंग गुंजन, विष्णु, दीपशिखा, सबको गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर यानी आज जो है बिहार का इतिहास जो एंशियंट टाइम पीरियड से हम क्या करेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा क्या है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ भी रहता है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में अगर बात करें तो ये सेक्शन क्या है, ये ऑलरेडी क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। टफ इन द सेंस कि जो भी बच्चे नए हैं अगर इतिहास पढ़ रहे हैं तो उन्हें हमेशा इस बात की समस्या रहती है कि हम किस प्रकार से पढ़ें या फिर ये चल क्या रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो हो सकता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के ना हो, वो साइंस बैकग्राउंड के हों और वो पहली बार आर्ट्स पढ़ रहे हों, या पहली बार वो अभी बीपीएससी में अपीयर होने के लिए वो तैयारी कर रहे हों। लेकिन है क्या कि हमें तो लॉन्ग टर्म के लिए जाना है ना, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि प्रीलिम्स तो पार करना ही करना है, मेंस भी पार करना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए करना क्या है, हमें करना ये है कि एक क्लियरिटी जो है वो पूरी तरह से अपने माइंड में रखना है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ, इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्या करना है, हमें क्लियरिटी रखनी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्या है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझा दूं कि एक्चुअल में जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड अगर कहा जाए, मानव की उत्पत्ति कब हुई और मानव की उत्पत्ति के बाद यानी कि किस तरह से ये जो पृथ्वी है वो रहने लायक बना, और फिर किस प्रकार से हम जो है यहाँ पर यानी इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड देखते हैं, एंड आफ्टर दैट कैसे इसके रिगार्डिंग यानी कि अगर हम बात करें तो हम पहले क्या देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं कि अगर हम बात करें तो पहले क्या देख रहे हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है, दूसरे में अगर हम बात करें तो किस प्रकार से ये जो मानव की उत्पत्ति हुई, फिर मानव किस प्रकार से यहाँ रहना शुरू करता है। ये क्या है, मैं आप लोगों को अप फ्रॉम माय साइड मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट आपको इसके बारे में पता जरूर चलना चाहिए कि हाँ ये है क्या, ये सेक्शन मानव की उत्पत्ति, और फिर मतलब किस तरह से धातु युग यानी धातु युग का मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंट मेटल्स के जो है ज्ञान हुए और किस तरह से विकास होना शुरू हुआ। विकास का जो पैटर्न है यानी डेवलपमेंट का, द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट वाज स्टार्ट आफ्टर दैट। ठीक है, तो ये क्या देखते हैं हम लोग कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को क्या करूँगी, समझाना चाहूँगी कि अगर पृथ्वी की उत्पत्ति, जैसा सभी जानते हैं कि भाई पृथ्वी की अगर बात करें तो 4.8 अरब वर्ष पूर्व जो है वो पृथ्वी की एक अनुमानता मानी जाती है कि आयु रही होगी, और उसके बाद से पहले आइस एज था, हिमयुग था, हिमयुग के बाद ये जो धीरे धीरे क्या होने लगा कि वार्मिंग के थ्रू धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी रहने लायक बनी, और उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें हम लोग, तो अलग अलग क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने की कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में इन कंटेक्स्ट की बात यह है कि जैसे बिहार के कंटेक्स्ट की बात करें तो बिहार में भी हम क्या देखते हैं, यही स्थिति देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में लोग रहने लगे थे और इसके रिगार्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर दूंगी तो ज्यादा बेहतर होगा आई गेस, क्योंकि ये टॉपिक फिर बहुत टफ भी नहीं लगेगा। और बिहार के रिगार्डिंग इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा है हम लोग क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे। तो ये जो है यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा आप लोगों को एक जस्ट गिविंग आउटलाइन रिगार्डिंग दिस कि बताना था आप लोगों को कि है क्या। ठीक है, अब बात करें हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें जैसे लाइक एविडेंसेस के कंटेक्स्ट में, जैसे मान लीजिए इतिहास का अगर सेक्शन बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है क्या कि एक जो फर्स्ट जो इसमें पोर्शन है इतिहास को, यानी जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को समझा भी दूंगी कि ये है क्या प्री हिस्टोरिक पीरियड। आप सभी लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये बिहार के रिगार्डिंग ये प्रागैतिहासिक काल हो गया। सेकंड में आता है हम लोगों का स्टूडेंट दैट इज आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है ना, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। ओके, और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा इसमें अगर हम आगे बढ़ जाएं दैट इज ऐतिहासिक काल। एकदम आप इतिहास अगर शुरू कर रहे हैं पढ़ना तो यहां से आपको जानना जरूरी है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज, दिस इज नोन एज हिस्टोरिक एज। अब यहां पर कुछ बातें जो गूढ़ बातें जिसको कहते हैं कि जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मैम ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसका मतलब क्या होता है, प्रागैतिहासिक का मतलब व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ प्री हिस्टोरिक का मतलब ये होता है कि इस टाइम के जो भी यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इतिहास के कंटेक्स्ट में बात करें तो मेनली हम लोग जो है ओरिएंटेड किस पर है, हम लोग ओरिएंटेड है एक्सकेवेटेड थिंग्स यानी एक्सकेवेशंस पे। एक्सकेवेशंस का मतलब हो जाता है बच्चे जो खुदाई होती है और साक्ष्य जो होते हैं, खुदाई और जो साक्ष्य। ठीक है ना, तो खुदाई के दौरान जो भी इमारतें पाई गई, भवनें पाए गए तो दैट इज कॉल्ड एक्सकेवेशन, उसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं एक्सकेवेशन। सेकेंड थिंग की अगर हम लोग बात करें दैट इज लिटरेरी सोर्स। ये एक बस मैं आपको ये बता दे रही हूं कि अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग शुरुआत कहां से करते हैं, लिटरेरी सोर्स। ठीक है, लिटरेरी का मतलब हो जाता है साहित्यिक सोर्स, साहित्यिक सोर्स। तो एक तरह से क्या है ना कि इतिहास अगर हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास को पढ़ने के जो सोर्सेस के तौर पर देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि आखिर हम लोगों को किस प्रकार से पता चलता है। अच्छा केशव, यू आर नो, पिछले क्लास इंट्रोडक्शन था। यस चंदन, प्रीवियस क्लास इज इंट्रोडक्टरी क्लास एंड अभी वाली जो क्लास है यहाँ से हम लोग अच्छा मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, नो वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए ऐसा है ना 10 बजे, ध्यान से सुन लीजिए आप सभी लोग, 10:05 तक एटलीस्ट सारे लोग आ जाए कीजिए। ठीक है, हाँ कोशिश कीजिए, प्रयास ये रखिए कि 10:05 तक आप सभी आ जाइए। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इतिहास के बारे में। जो भी अभी आए हैं या लेट से आए हैं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री। मैं यहाँ पर इतिहास के बारे में बात कर रही हूँ। टॉक अबाउट जो भी हम बात करें वो इतिहास के बारे में कि इतिहास को जनरली 3 फेजेस में क्या किया गया है, बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज नोन एज प्रागैतिहासिक काल। जो पहला काल है वो प्रागैतिहासिक है। जो दूसरा काल है दैट इज आद्य ऐतिहासिक, इट मीन्स प्रोटो हिस्ट्री या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, सॉरी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड।
ठीक है, दूसरा वाला आदि ऐतिहासिक है, एंड द थर्ड वन इज नोन एज ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है हमारा, ये है ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्योंकि बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि प्रागैतिहासिक काल के से संबंधित बिहार में कौन कौन से ऐसे स्थल पाए गए हैं। तो अगर आपको प्रागैतिहासिक अगर पता ही नहीं है तो वहां पर क्या होगा, आपके साथ दिक्कत समस्याएं आ सकती हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये क्लियर हो जाना। देखिए, प्रागैतिहासिक की बात करें ना, तो प्रागैतिहासिक का मतलब ये होता है कि इस टाइम पे जो स्क्रिप्ट है यानी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। जैसे यहाँ पर लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो भी सोर्सेज हैं स्टूडेंट इस टाइम पीरियड पे, हम क्या देख रहे हैं, ऊपर लिखा करें, नहीं दिख रहा है यहाँ से। हाँ जी रितेश, ओके ओके ओके, समझ गए मैं, लोगो आ रहा है दैट्स वाई। अच्छा ठीक है, मैं इसको कर दूंगी, आप लोग फिलहाल इसे नोट डाउन कर लें। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब ठीक है, अब क्लियर है, आवाज और वीडियो रुक गया, अब ठीक है। हाँ अच्छा, उन्हीं के साइड से नेट प्रॉब्लम है। तो इसमें समझना यह है कि प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई लिपि नहीं है, किसी भी टाइप का जो कहते हैं ना कि लिपि इन द सेंस की कोई स्क्रिप्ट नहीं है। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट इन दिस एरा, हमारे पास किसी भी प्रकार की लिपि नहीं है। तो ये होता है प्रागैतिहासिक काल। इट मीन्स कि अगर बात किया जाए तो लिपि इसमें थी तो नहीं थी, ठीक है, लिपि थी इसका मतलब है लिपि नहीं थी। प्रोटो हिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें, मैं थोड़ा ऊपर ही लिखने का प्रयास कर रही हूं, हाँ, प्रोटो हिस्ट्री में बात करें तो इसमें यह है कि इस टाइम पर देखिए लिपि लिखी तो गई है बट नॉट रीडेबल, यानी पढ़ा नहीं गया है। यानी लिपि है तो, यानी लिपि है जो हमारे पास कुछ चीजें पाई गई हैं, जैसे लिपि है परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका है, नहीं जा सका है। इसको आप लोग एक शब्द में यूं समझे, अगर हम बात करें तो नॉट रीडेबल, नॉट रीडेबल, ठीक है। यानी ये अभी तक, इसका मतलब है यहां भी हम देख रहे हैं कि लिपि की कंडीशन क्या है, नहीं है। नहीं है इन द सेंस कि जो भी लिपि है, जैसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूं कि हमने सिंधु सभ्यता में एक मुहर पाई, ठीक है, ये हो गया मुहर, और इस पर बनी हुई है कोई आकृति, जस्ट लाइक मछली बनी हुई है, कुछ भी इस टाइप से कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है। अगर ये मान लीजिए, अगर ये सिंबल फिश का है, ये अगर मछली का है, तो अभी ये कंफर्म नहीं है कि सिंधु सभ्यता के लोग मछली को क्या बोलते थे, या फिर ये उनकी कोई जो कहते हैं ना कि एक तरह से सांकेतिक भाषा तो नहीं थी। मतलब मछली अगर उन्होंने बनाया है तो इसको मेनली कहा जाता है पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है चित्रात्मक, चित्रात्मक इन द सेंस, यानी इस तरह की जो चीजें हैं जो मिली हैं, मैं इधर एक मिनट, हाँ यहाँ पर इसको मैं इस तरह से बता दे रही हूं, पिक्टोग्राफिक। स्टूडेंट, पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है चित्रात्मक लिपि, ठीक है। अब चित्रात्मक लिपि की बात करें तो कुछ भी इस तरह से फोटो बना होगा। अब ये समस्या ये है कि इस चित्र का, अब जैसे मान लीजिए हम ही लोग सिग्नल पे जाते हैं, अगर आप ट्रैफिक सिग्नल में आपने देखा होगा कि वहां पर रेड कलर होता है, ग्रीन कलर होता है और येलो कलर होता है। तो रेड कलर का हम लोग जानते हैं कि मतलब है रुक जाना, ठीक है। येलो का मतलब होता है कि हाँ अब लाल बत्ती होने वाली है, यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट, ये हो गया। और ग्रीन का मतलब हो कि अब आप जा सकते हैं। तो ये तो हमें बताया गया है ना कि हाँ इसका मतलब ये होता है। तो वहां जो सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पे जो कलर हम लोग देखते हैं, तो वो भी क्या एक तरह से वो सांकेतिक ही तो है, जिससे हम लोग समझ जाते हैं। हमारी सोसाइटी में ये बात बता दी गई है और उससे हम लोग समझ गए। बस उसको इसी तरह से इमेजिन करें, जस्ट लाइक दैट, कि अगर हड़प्पा में कुछ इस तरह के चित्र बने हुए हैं तो क्या उसका अर्थ वही है, ठीक है। तो सेम हम वही कह सकते हैं कि इस टाइम पर जो लिपि मिली है उसमें क्या है, चित्रे तो मतलब लिखे हुए तो हैं चीजें, बट उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सके कि इसके बारे में क्या है और क्या मतलब ये कहना चाह रहे हैं। तो स्क्रिप्ट तो है बट नॉट रीडेबल। ऐतिहासिक की बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें तो हाँ स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है यानी कि लिपि है, इसमें लिपि है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि देखिए ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल,
आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये तीन टाइम पीरियड में हम क्या देखते हैं कि ये बटा हुआ है, और इस तीन टाइम पीरियड में बेसिकली क्या है कि अलग अलग भाषाओं को बताया गया है कि किस तरह से लिपि का विकास हुआ था, नहीं हुआ था। तो उससे हम क्या देखते हैं, अब अगर बात करें कि इसका टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं कि ये कब से कब तक का है, अगर आपको इसका समय काल जानना है तो ये हो गया आपका 25 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। सब ईसा पूर्व में चल रहा है बच्चे, इसको ध्यान रखना है। 25 लाख बीसी टू 10,000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये कौन सा पीरियड है? ये प्री हिस्टोरिक पीरियड है। इसका मतलब है ये प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है। इसके बाद बात करें ये जो टाइम पीरियड है, यहां पर आ जाइए, तो ये हो गया 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक का काल है। ये हो गया हमारा आद्य ऐतिहासिक काल का समय है। नेक्स्ट अगर हम लोग ऐतिहासिक काल की बात करें तो 4,000 से अब उसको अब आप काउंट कर सकते हैं, 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के जो टिल अब तक जो समय है वो सारा का सारा कब आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा ऐतिहासिक काल में। इट मीन्स कि हमारे पास एविडेंस भी है और उसे हम पढ़ पा रहे हैं। ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है और कौन कौन सा टाइम पीरियड में से क्या किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे देख लीजिएगा बीपीएससी में क्वेश्चन जो आते हैं स्पेशली क्या है, इस कंटेक्स्ट में पूछ लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में के संबंधित जो साक्ष्य हैं या जो उससे संबंधित जो एविडेंसेस हैं बिहार में कहाँ पर पाए गए हैं। तो ये है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी कि 25 लाख से लेकर के अगेन आई रिपीट दैट दिस एरा वाज स्टार्टेड फ्रॉम 25 lakh to 10,000 BC. In proto-history, this time period is from 10,000 BC to 4,000 BC, and in historic age, the time period of historic age is from 4,000 BC to till जो अब तक हम देख रहे हैं, जो हमारे पास जो भी एविडेंसेस हैं ये माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन आप लोगों को और बता दूं, जैसे प्रागैतिहासिक काल है, इसमें कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि प्रागैतिहासिक काल में जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसी में आप क्या देखिएगा कि पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया और उसके अलावा नवपाषाण हो गया। ये वही काल है, हम क्या देखते हैं क्या कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। चलिए इसे नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, तो हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये था बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। अगर आप पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के एविडेंसेस को पढ़ रहे हैं, जो साक्ष्य हैं हमारे, ये उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर बात की है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी लिपि को या उसके जो मोहरे हैं क्या वो पढ़े जा सके, नहीं पढ़े जा सके हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से होती है, तो स्पेशली हम लोग देखते हैं जब उत्तर वैदिक काल आ जाता है, तो उसके बाद से हमारे पास मीन्स वैदिक एरा से हम देखते हैं कि हमारे पास जो पढ़ने लायक स्क्रिप्ट है वो अवेलेबल हो जाते हैं। और वैदिक एरा शुरू कब से होता है? 1500 से लेकर के 1000 तक तो वैदिक एरा है, और 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज उत्तर वैदिक काल। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो भी लिख लें, हर बात में हो सकता है नोट डाउन ना कर पाऊं, तो आप उसको जरूर क्या करें, लिख लें, ठीक है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये हो गया। और उसके अलावा यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर मानव की उत्पत्ति, क्योंकि ये आपने पढ़ा कि किस तरह से लिपि का विकास हुआ, मानव की उत्पत्ति एक छोटा सा यहाँ पर भी मैं आपको क्या दे रही हूँ, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, या मैन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें, बस इसको इस तरह से समझना है कि आइस एज था, बहुत इजी वे में मैं आपको बता देती हूँ। आइस एज का मतलब हो जाता है हिमयुग था। अब आपको इसको इस तरह से समझ लेना है कि देखिए दो था, एक हो गया आपको अगर बात किया जाए कि हम लोग यानी मानव की उत्पत्ति किस में हुई, तो अगर इस काल में मानव की उत्पत्ति हुई, इसको होलोसीन कहते हैं, ठीक है, होलोसीन एरा इसको कहा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड था ये होलोसीन था। यहां पर हम क्या देखते हैं, मानव की उत्पत्ति हो रही है। और ये जो है ये प्लेस्टोसीन काल है। ये कौन सा है? ये प्लेस्टोसीन काल है।
टोसीन काल है। यानी यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैमल्स है, स्पेशली जो स्तनधारी अगर हम बात करें, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, यहाँ पर इनकी उत्पत्ति होनी शुरू होती है, फिर ये डेवलप होकर के हम लोग मानव यानी ह्यूमन के फॉर्म में हम लोग पहुंचते हैं। कब हम लोग पहुंचते हैं? होलोसीन एरा। एक नॉर्मल तरीके से समझ लीजिएगा कि एक हीम युग था, हीम युग के बाद अगर हम बात करें तो हम लोग कौन से युग में हैं? हम लोग होलोसीन युग में हैं। इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। और उसके बाद से ही क्या हम देख रहे हैं कि रेगुलर जो है मानव उसमें जिसको नूतनतम काल कहा जाता है, जिसको नूतनतम काल कहा जाता है, इसी काल में क्या है, मानव की उत्पत्ति हुई है। यानी ह्यूमन का एवोल्यूशन क्या हुआ है, इसी काल में हुआ है। इसे आपको क्या करना है, समझना होगा कि यही मेन है। ठीक है, तो ये क्या था, आइस एज जो है वो धीरे धीरे किस तरह से चेंज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इसमें ही हम देखते हैं कि ह्यूमन का जो एवोल्यूशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मानव की उत्पत्ति की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें और थोड़ा सा क्या करना है आपको समझ लेना है। जैसे ये हो गया इयॉन्स, ये हो गया एरा। थोड़ा सा क्या, ये स्टार्टिंग का अगर हम लोग बात करें कि हम लोग कब, यानी ह्यूमन लाइफ जो है वो कब से शुरू हो रहा है, कल्प हो गया, कल्प इन द सेंस पीरियड, कल्प इन द सेंस पीरियड। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है युग आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, एपोक। बस एक चीज समझिएगा, जैसे इयॉन्स हो गया, उसके बाद एरा हो गया, उसके बाद कल्प हो गया, ये क्या है, ये टाइमलाइन का विभाजन किया गया है पूरे इतिहास, इन द सेंस कि वैसे तो ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक हो गया, लेकिन आप जब इतिहास पढ़ते हो तो कई बार आप लोग को पढ़ना होता है क्या कि इयॉन्स था, एरा था, कल्प था, तो ये सब क्या है, ये क्या है, स्टार्टिंग फेजेस हैं। अगर हम लोग बात करें, जैसे यहाँ से आप शुरू करिए, आपको शुरू करना है यहाँ से कि पहले महाकल्प हुआ, ठीक है, इसको बांटा गया, पहले इयॉन्स हो गया, ठीक है, उसके बाद महाकल्प, फिर कल्प इन द सेंस की एरा, आफ्टर दैट पीरियड एंड आफ्टर दैट इपोक। अगर बात की जाए कि हम लोग किस में रह रहे हैं, मानव, तो मानव रह रहा है युग में। मानव किस में रह रहा है, मानव रह रहा है युग में, यानी हम किस में है, इसमें है। ठीक है, तो अगर जैसे आपने सुना होगा कि हाँ भाई बिग बैंग की थ्योरी हुई, अगर हम लोग बात करें तारे वगैरह किस में बन रहे हैं, ये हो गया, सारे के सारे बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किस तरह से बिग बैंग की जो थ्योरी है, यानी कि बिग बैंग की जो घटना जिसको हम बोलते हैं, बस इसको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। बाकी चीजें कुछ नहीं है, ये बस आपको मैं समझाने के लिए, अगर इतना ध्यान नहीं भी है तो बस ये समझिएगा कि मानव जो है, यानी कि अभी मानव की जो उत्पत्ति हुई या मानव की ये जो घटनाएं घटी हैं, जो हम पाषाण एज देखते हैं, वो सब युग में यानी कि इसमें चल रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि बस अब हम लोग बात करेंगे, अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर स्टोन एज में। अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर स्टोन एज में। स्टोन एज की बात करें तो जो फर्स्ट इसका जो फेज है दैट इज नोन एज पैलियोलिथिक एज, जिसको कहते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा मध्य पाषाण काल, दैट इज मेसोलिथिक एज। ये क्या है, ये है हमारा मध्य पाषाण। और लास्टली हम आते हैं दैट इज नव पाषाण काल। आपके बिहार हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका चिरांद हो गया, चेचर हो गया, तो वो कौन से साइट्स हैं, ये हम लोग को समझना है। स्टोन एज की बात हम लोग कर रहे हैं, दैट इज पाषाण काल। मैंने देखिए स्टार्टिंग में आप लोग को सारी बातें इसके रिगार्डिंग मैंने समझा दी है ताकि आप लोग को समस्या नहीं आए। ठीक है, तो पाषाण काल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो पाषाण काल में हम क्या देखते हैं कि पहला जो है दैट इज पूरा पाषाण, द सेकेंड वन इज नोन एज मध्य पाषाण। देखिए डेट की बात फिर वही अगेन वही बात हो गई, यहाँ पे आ जाइएगा, ये भूलना नहीं है। 25 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का जो काल है ये हो गया हमारा। और फिर यहाँ पर आ जाइए, ये पूरा का पूरा 10,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक, 4,000 ईसा पूर्व तक।
4000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य पाषाण। और उसके बाद से कहीं कहीं पे इसमें आपको वेरिएशन में भी दिख सकता है, सो नो वरी अबाउट दैट। ये जो है उसके बाद यानी 4000 से लेकर के, हाँ 4000 से लेकर के हम देखते हैं उसके आगे का जो टाइम पीरियड है, यानी कि फ्रॉम 4000 से अगर हम आगे बढ़ें तो उसके बाद का जो पीरियड है, यानी कि जब हम सिंधु सभ्यता तक आते हैं, जैसे 2500 से लेकर के पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है, ये हो गया हमारा नवपाषाण। नवपाषाण इन द सेंस कि जब खेती होने लगती है और हम सिंधु सभ्यता में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो सिंधु सभ्यता में एंट्री कब होती है, जब हम नवपाषाण में एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको समझने लायक बातें हैं, जैसे मान लीजिए पैलियोलिथिक की बात करें, पूरा पाषाण, अंतर क्या है इन तीनों एज में, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो पाषाण का मतलब ही हो जाता है बच्चे स्टोन्स। स्टोन्स का मतलब होता है कि इस टाइम पे जो मानव था वो क्या कर रहा था, वो पत्थरों का इस्तेमाल करता था, ठीक है। और पत्थरों में भी हम क्या देखते हैं कि उसके भी 3 फेज गुजरे हैं, एक पूरा है, एक मध्य है और एक नव है। पूरा की बात करें तो इसका मतलब है कि जो इनके औजार हैं, जैसे मान लीजिए कि जो इनके औजार के इन द सेंस, नीचे इसमें फिर दिखाई नहीं देगा ना ये, यहाँ पर यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर हम टूल्स को देखें, ये तो आप लोगों ने उस टाइम पे लिख ही लिया था, अगर नहीं नोट डाउन कर ही लिया होगा, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा क्या लगता है, टफ लगता है। जैसे मान लीजिए जो भी इनके टूल्स हुए हैं, टूल्स इनके मतलब ये हुआ जो इनके पाषाण उपकरण है, पाषाण उपकरण हो गए ये, ठीक है। और ये इनके पाषाण उपकरण कैसे हैं, ये भारी भरकम है, कैसे हैं, हेवी टूल्स हैं, हेवी टूल्स हैं। हेवी इसका मतलब हो गया कि वो भारी भरकम है, और उसमें किसी भी प्रकार का हम क्या देख रहे हैं कि जो बहुत ज्यादा अगर कहा जाए कि भारी टूल्स है और उसको बहुत ही वो अभी तरह से परिष्कृत नहीं हुए थे, बहुत रिफाइंड नहीं हुए हैं। हम अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ जानवरों को मारने के लायक ये काम आ रहा है अभी, अगर हम बात करें इसके बारे में, हेवी टूल्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मध्य पाषाण। अगर मध्य पाषाण की बात करें स्टूडेंट, तो इस काल को जो है ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है, ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है इसको, संक्रमण काल। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए आपका कि स्टोन एज में ऐसा कौन सा काल है जो संक्रमण काल कहलाता है, मैं बहुत ही आपको इजी वे में यहाँ पर समझा दे रही हूँ, क्योंकि है क्या, अगर ये समझ जाएंगे तो फिर आगे समस्या नहीं आएगी। स्टोन एज अच्छे से अच्छे स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि चल क्या रहा है। स्टोन एज में ये सबसे बड़ी समस्या आती है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा पाषाण हो गया, यानी जो इनके टूल्स हैं वो कैसे हैं बच्चे, वो हेवी हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसे देख लीजिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मध्य पाषाण है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसके टूल्स हैं, यानी जो इनके पाषाण के उपकरण हैं, वो कैसे हो गए, वो थोड़े छोटी हो गए हैं और थोड़े से परिष्कृत हो गए। ये देखिए इस तरह से इनके पाषाण उपकरण क्या हो गए, थोड़े छोटे हो गए, इसलिए इसको माइक्रोलिथ एज भी बोला जाता है। माइक्रो का मतलब हो जाता है छोटा, सूक्ष्म, यानी ये जो अब भारी भरकम, अब आप सोचिए इसको, आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि आपके पास भारी भरकम पत्थर होगा और आपको शिकार करना है, तो आपके शिकार करने की जो सीमाएं हैं वो सीमित होंगी। आप बहुत ज्यादा शिकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके जो टूल्स हैं वो बहुत भारी हैं। एक मान लीजिए अगर आपने एक हिरण को मारा या एक किसी भी जानवर को आपने मारा, अगर उस टाइम के जो लोग हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक का ही शिकार कर पाएंगे। लेकिन अगर टूल्स थोड़े छोटे हो गए और थोड़े से धारदार हो गए तो उससे क्या है, अब हम शिकार कर सकते हैं, हमारी क्वांटिटी अब क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था मध्य पाषाण। यहां पर एक चीज और जानिएगा, यहां पर अगर बात करें हम लोग, तो यहां पर हम लोग क्या कुछ कह रहे हैं क्या आप लोग? क्या हो रहा है? हाँ 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 जी, बताइए बताइए क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, मैं रिकॉर्ड होके नहीं भेजा गया। आपका नाम क्या है? हाँ जी, आपका नाम क्या है? अच्छा रूपम। हाँ जी रूपम, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मैं लाइव हूँ, प्रॉपर लाइव हूँ मैं।
मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? देखिए अब बताइए, क्लियर है? अच्छा ओके 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 ओके। अच्छा, जो लोग ऐप पर थे वो लोग वापस ऐप पर चले जाएं, वहां पर ठीक हो गया है, वहां पर से देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या छूट गया है आपका? लेक्चर छूट गया है? रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं सुन नहीं पा रही हूँ एक्चुअली इनकी कमर। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ पर ना टॉपिक समझ लीजिए, अब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर मैं बता रही थी क्या कि ये पाषाण उपकरण ये कैसे थे, ये होते थे मेनली कैसे, हेवी हुआ करते थे, भारी उपकरण हुआ करते थे। तो यानी शिकार करने की जो हमारी सीमा है वो क्या है, सीमित है। मध्य पाषाण की बात करें तो इसको माइक्रोलिथ भी बोला जाता है। माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, छोटा। तो यानी यहाँ जो औजार हैं वो कैसे हो गए, छोटे हो गए। तो मध्य पाषाण में हम ये देखते हैं। तो छोटे में मैंने क्या कहा कि अगर छोटे हैं, थोड़े से परिष्कृत हैं, थोड़ा आपने रिफाइन किया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उससे शिकार अत्यधिक मात्रा में कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें हम क्या देखते हैं कि पशुओं को पालतू बनाने की स्थिति शुरू हो गई थी। एक काम करती हूं मैं, यहां पर इधर आ जाए। जैसे यहां हम बात करें, पूरा रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या की बात नहीं है। पूरा पाषाण काल हो गया। ये जो भी बच्चे लेट आए हैं या जो भी स्टूडेंट लेट आए हैं, समस्या की बात नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखें, रिकॉर्डेड आप देख लेंगे, ठीक है? क्या मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, जूम वालों को नहीं मिलेगा, ऐप वालों को मिलेगा, यही ना? हाँ जी, जूम वालों को नहीं मिलेगा, ऐप वालों को मिलेगा नोट्स, ठीक है? छूटी हुई क्लास, ओके, छूटी हुई क्लास जूम वालों को नहीं मिलेगा, जो लोग ऐप पर हैं उन्हें मिलेगा। और भी कुछ बताना है सर? नहीं ना? ओके 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 ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल में मैंने आपसे क्या बताया कि यहाँ पर मनुष्य जो था वो बेसिकली क्या था, यहाँ पर शिकारी। शिकारी इन द सेंस कि वो हंटिंग पर क्या था, बेस्ड ऑन हंटिंग। यहाँ पर क्या थे, हंटिंग में हम पूरी तरह से क्या थे, बेस्ड थे। शिकार था, शिकारी शिकार करता था इसमें। मध्य पाषाण में हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, शिकार प्लस यहां पर हम देखते हैं कि अब जो है खाद्य संग्राहक होने लग गया था। खाद्य संग्राहक, ठीक है? खाद्य संग्राहक का मतलब होता है फूड गैदरर। दिस इज नोन एज फूड गैदर। यानी अब शिकार भी हो रहा है और हम साथ में क्या कर रहे हैं, अब जो कहते हैं ना, अनाज इकट्ठा करने की टेंडेंसी हमारे साथ आ चुकी थी। तो ये बेसिकली होता है कब, मध्य पाषाण में। अब यहां आ जाए तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए शिकार भी चल रहा है, ठीक है, प्लस अगर हम बात करें तो खाद्य संग्राहक भी हैं, खाद्य संग्राहक भी है, प्लस अगर इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि कृषि भी शुरू हो चुकी है, ठीक है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि पशुओं को पालतू बनाने का स्टार्टिंग होता है यहां से, यानी मध्य पाषाण से हम देखते हैं। और जो डॉग है, कुत्ते को माना जाता है कि वो पहला पशु था जिसे पालतू बनाया गया था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया यहां से शुरू हो जाती है। पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया यहां से शुरू हो जाती है। तो शिकार हो गया, मछली पालन भी हो जाता है, यानी मछली पकड़ना जिसको बोलते हैं। तो ये सब समझ लीजिएगा। पक्षियों को मारना, तो बहुत सारी चीज आ गई ना उसमें। आप पक्षियों को मार रहे हैं, आप मछलियां पकड़ रहे हैं, आप अनाज उगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बिल्कुल अब क्या हो गया, एकदम अपडेटेड वर्जन हो चुके हैं। फिर से रिपीट करूं, इसे रिपीट करूं? हाँ जी,
किसको रिपीट करूं, सुनिए आ जाएगा ये रिकॉर्ड फॉर्म में आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क इशू शायद आपके तरफ हो गया हो या इस तरफ हो, तो कोई नो वरीज, बस ये ध्यान रखना है। मैंने देखिए यहाँ पर ना ये जो चीज़ें मैंने बताई है ताकि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे कि हाँ भाई पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य था वो बेसिकली शिकार करता था। और हाँ, यहाँ पर नव पाषाण काल में जो मैंने आपको बताना भूल गई कि अब हथियार जो है वो कैसे हो गए हैं, काफी धारदार हो चुके हैं। देखिए इस तरह के जो पाषाण उपकरण है वो कैसे हो चुके हैं, पाषाण उपकरण काफी परिष्कृत फॉर्म में, यानी कि धारदार हैं ये। इसको कहते हैं शार्प एजेस। शार्प एजेस, एजेस का मतलब होता है बच्चे किनारा, यानी ये कैसे हो चुके हैं, धारदार हो चुके हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम बात करें क्या है कि अब इसको रगड़ना, यानी रगड़ रगड़ के चमकाना, वो काफी कुछ हम देख रहे हैं कि अब इनके हथियार में देख लीजिए। और जैसे लेयर निकालते हैं ना, लेयर, जैसे मान लीजिए कि ये एक स्टोन हुआ, हमने यहाँ से लेयर हटाया, ऊपर का लेयर हटाया, दूसरा हटाया, तीसरा, तो वो पतला क्या हो गया, बिल्कुल इस तरह से पतला ब्लेड टाइप हो गया। और उस ब्लेड से हम क्या करने लगे, फटाक से, जैसे मान लीजिए हमने कोई जानवर मिला और हमने उसके ऊपर क्या किया, तुरंत अटैक किया, तो वो धारदार जो पत्थर है अब वो क्या कर रहा है, वो चाकू और ब्लेड का काम कर रहा है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सुनिए, मैं यही बता रही थी कि नवपाषाण काल में, यानी मध्य पाषाण से हम जब नवपाषाण तक आते हैं तो ये चेंजेस हमें टूल्स में दिखाई देते हैं। उपकरण धारदार हो चुके हैं और इससे जानवरों को मारने में आसानी होने लगी है। लिखना है तो इसे लिख लीजिए। हाँ, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिख लीजिए तब तक इसे, अगर लिख रहे हैं तो। अगर लिख रहे हैं तो इसे लिख लीजिए। यानी जो भी टूल्स हैं वो क्या हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा धारदार हो चुके हैं और इससे शिकार करने में, यानी बड़े लेवल पर हम क्या करने लगे हैं, शिकार करने की स्थिति में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब यहां तक तो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर बिहार के कंटेक्स्ट में। बिहार के कंटेक्स्ट में कि बिहार में पूरा पाषाण कब शुरू हो रहा है। हाँ जी बोलिए, चंदन कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर बोलिए। ठीक है, ये चीजें, हाँ हाँ जी कहिए कहिए। सॉरी टू से मैं सुन नहीं पा रही हूं आपको। हाँ जी कहिए कहिए ना। हाँ हाँ, आगे। मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ ना, आपको समस्या ये हो रही है कि मैं नहीं सुन पा रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं समस्या देखिए ये है कि मैं नहीं, सच में मैं नहीं सुन पा रही हूँ। सॉरी टू से, जो भी मुझसे अपनी वो कह रहे थे, आप कुछ बता रहे थे या कुछ पूछ रहे थे। कमेंट क्या? हाँ तो आप एक काम करिए ना, अगर कहीं सुनने में या पढ़ने में समस्या हुई तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं देख लूंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, टॉपिक का हेडिंग जो है ये है हमारा पूरा पाषाण काल, यानी स्पेशली स्टोन एज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। शिल्पी, हाँ हम लोग स्टोन एज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जूम वाले कुछ कह रहे थे, पता नहीं। अच्छा, हाँ अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि केबीसी नैनो कैसी बुक है। बुक कोई भी खराब नहीं होती है, सब बुक ठीक होती है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग देखते हैं कि बिहार में चलिए परेशान ना हो, इत्मीनान से सुनिए। है क्या, अभी बहुत ही इत्मीनान से पहले लेक्चर अटेंड कर लीजिए। आफ्टर दैट जैसा भी हो। मैम आगरा कुछ पूछता है, आगरा क्या पूछता है, पूछते हैं क्या, आप बोल रहे हैं अगर कुछ पूछते हैं या आगरा कुछ पूछते हैं। चंदन प्लीज इस अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें कि बिहार में अगर हम लोग देखें कि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस का इन द सेंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं
थोड़ा सा हमें क्या करना है, समझ लेना है, समझना है इन द सेंस, ये रहा हमारा बिहार। कहिएगा कि मैम फटाफट आप मैप बना देती हैं, हाँ बिहार। अब बात करें, चूंकि हम लोग बात करें कि क्वेश्चंस, यानी आपने बोला था ना कि मैम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपने बोला था ना कि मैम टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट स्टोन है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया, और उसमें थोड़ा सा मैंने आपको क्या किया था, हिस्ट्री की थोड़ी सी समझ मैंने आपको बताई। जो ये टॉपिक है ये है पाषाण काल, ठीक है, जो ये टॉपिक है दैट इज पाषाण काल। अब पाषाण काल में क्या है, ये क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। अब यहां पर देख लीजिए क्या है स्टूडेंट, सारण। मैं क्योंकि देखिए इमेज से पढ़ने में और ज्यादा क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। यहां पर अगर हम लोग बात करें, यानी जो मैप बना रही हूं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना, बस समझ लेना है। यहां पर हो गया हमारा गया, कई जो लोग गया जी कहते हैं, है ना, ये हो गया हमारा गया। उसके बाद अगर हम आए इसके ठीक ऊपर, आप आ जाइए इस तरफ, यहां पर ये हो गया हमारा नालंदा, ये हो गया हमारा नालंदा, दिस इज नालंदा, ठीक है। और यहां पर यानी ये यहां पर आ जाइए, हमारा हो गया वैशाली, ठीक है, ये हो गया हमारा वैशाली। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहां पर हो गया हमारा बच्चे मुंगेर, थोड़ा सा अप डाउन स्लाइटली रहे तो इट्स ओके, ओके। यहां पर हो गया हमारा मुंगेर। आप लोग जो पूछ रहे थे ना कि मैम आप पढ़ा, देखिए मैंने आपको एक पूरा आउटलाइन दिया कि किस तरह से है। अब हो गया ये जो जो आपने जगह देखा, जो भी मैंने मैप में जो जगह चिन्हित की है, ये क्या है, ये हमारे स्टोन एज से रिलेटेड साइट हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे स्टोन एज से रिलेटेड साइट है, स्थल है। अगर आप लोग इसका मैप बना रहे होंगे तो बना लीजिएगा, ठीक है। और इसकी बात अगर करें तो हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा पूरा पाषाण काल से लेकर के यहाँ पर बात करें तो देखिए, यहाँ पर इसको आप ये जितने भी साइट्स मैंने बताए, सिर्फ नालंदा नहीं, जितने भी बताए हैं, तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के साक्ष्य पाए गए हैं, ठीक है। और हाँ, उस दिन शायद कोई कह रहे थे कि मैम यहाँ से, यानी कि क्या कहते हैं, बिहार से सिंधु सभ्यता के रिगार्डिंग कुछ साइट्स मिले हैं, किसी ने बोला था, मैं शायद उस टाइम पढ़ा रही थी, मुझे ध्यान नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, जो अगर बात अगर करते हैं ना सिंधु सभ्यता की, ठीक है कि प्रॉपर सिंधु सभ्यता की अगर साइट की बात करें तो इंडिया में जो उसका सबसे पूर्वी बिंदु जिसको बोलते हैं, ईस्टर्न मोस्ट वाले जो एरिया है, दैट इज आलमगीरपुर। तो अगर आप देखिएगा तो इसके बाद ही तो ये तो हो गया पूर्वी, इसके पहले ही तो पड़ता है यूपी, यानी यूपी तक वो सीमित हो जाता है, इसके आगे आपको यानी साइट नहीं दिखेगा। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। यस, यूपी के आलमगीर, केशव आप कह रहे हैं ना, मैं आपको ये रहा यूपी, ठीक है, मान लीजिए यूपी। तो सिंधु की साइड की अगर हम लोग बात कर रहे थे, किसी ने बोला था, तो यहाँ पर यानी दक्षिण पूर्व जो उसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, पूर्वी जो सबसे लास्ट पूर्वी क्षेत्र है, आलमगीरपुर, यहाँ पर क्या है हम देखते हैं पाए गए। तो इसका मतलब है बिहार में एंट्री नहीं हुई है इसकी, बिल्कुल भी भूल के ऐसा मत करिएगा, कोई भी कह दीजिएगा कि मैम सिंधु सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता जो ये जो काल था ना, इसमें पॉटरी जो मृदभांड थे उसके हिसाब भी से भी हम क्या देखते हैं कि उसको डिवीजन किया गया है, या बताया गया कि ठीक है भाई ये वाले पॉटरीज चलते थे, जैसे पीजीडब्ल्यू हो गया आपको, लाल और मतलब रेड ब्लैक पॉटरीज हो गया, ठीक है। तो ये सब टाइम पीरियड इसको बांटा गया कि ये है। लेकिन सिंधु के रिगार्डिंग अगर बात करें, वो जब पढ़ेंगे ना गया, हाँ जी, एक बात बताइए गौतम, आपसे एक सिंपल सी बात मैं कह रही हूं, गया क्या गंगा नदी के किनारे है या फल्गु नदी के किनारे है? गया, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि गया फल्गु नदी के किनारे है, ठीक है। तो गंगा रिवर कहां से पास कर जाएगा, वहां से रहते हैं,
है ना। तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर बात करें तो गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे है, और गया से ठीक ऊपर हम देख रहे हैं नालंदा है, तो वहां पर तो वैसे भी गंगा नदी नहीं आएगा। ये सब तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग इस पे फिर से। बिहार में, इसको छोड़िए, सिंधु सभ्यता वाला भूल के भी मत बता दीजिएगा कोई भी कि सिंधु सभ्यता का साइट बिहार में पाया गया है, नहीं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का, क्योंकि सबसे उसका पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, और आलमगीरपुर बिहार यूपी में पड़ता है, यूपी जो है वो बिहार से ऊपर है, तो यानी उसकी जो सीमा है वो वहां तक क्या हो चुकी है, वहीं तक सीमित है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कि एक चीज ध्यान रखिएगा कि पश्चिम चंपारण में स्पेशली वाल्मीकि नगर जो है, मैं बता दूं यहाँ पर, इसको नोट डाउन करना होगा तो प्लीज कर लें आप लोग इसे नोट डाउन यहाँ पे कि पश्चिम चंपारण, कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग, पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से पूरा पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो हम क्या देखते हैं, पाए गए हैं, यानी पूरा पाषाणिक उपकरण पाए गए हैं। अब एक चीज और सुन लीजिए, अगर हम लोग बात करें तो देखिए, बिहार में अगर हम लोग बात करें तो यहां पड़ता है बच्चे पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण कहां पर है, यहां पर है। और वाल्मीकि नगर की अगर बात करें तो बिहार का एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट, यानी वन एंड ओनली अभ्यारण्य जो है, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना, पूरे बिहार में एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है वो वाल्मीकि नगर में है। तो इससे आपको क्या करना है, चीजों को आप कोरिलेट कर सकते हैं कि वाल्मीकि नगर से हम क्या देखते हैं, पूरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण पाए गए हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है इस कंटेक्स्ट में कि आप ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण पाए गए हैं, और अगर ऑप्शन में रहा आपका पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और भी मान लीजिए कुछ उसमें ऑप्शंस अगर दे दिया जाए, एक दो ऑप्शन उसमें और दे दिया जाए, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो विथ पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर, ठीक है, वाल्मीकि नगर। इसको लिख लीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लें आप लोग। ठीक है, तो वाल्मीकि नगर ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम चंपारण में है, कोना पर है बिल्कुल भी, यहाँ पर ये हो गया, ये सीमांत प्रदेश, यहाँ पर सीमाएं समाप्त होती हूँ उसे कहा जाता है सीमांत प्रदेश। ठीक है, तो ये हम क्या देखते हैं, पूरा पाषाण, जो अभी मैंने पैलियोलिथिक बताया था ना आपको, उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, मैं मैप रहने देती हूं क्योंकि मैप से क्या होगा, आसानी होगा समझने में, मैप से आसानी होगा समझने में। तो पूरा पाषाण आप लोग समझ ही रहे हैं, यानी मैंने डेट भी लिखा ही दिया है, समस्या नहीं आएगी समझने में कहीं से भी कि कहां पर पूरा पाषाणिक स्थल पाए गए हैं। तो सॉरी, ये तो हाँ, कहां पर पूरा पाषाणिक स्थल पाए गए हैं इसमें समस्या नहीं आएगी आई गेस। ठीक है, चलिए, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि इसमें यहाँ जो नोट डाउन करना है आपको, ये करना है कि मुंगेर में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, पूरा पाषाणिक स्थल के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल में, तो मुंगेर में हम लोग क्या देखते हैं, इंग्लिश में कीवर्ड बोल दूं, इंग्लिश में तो मैं बोल ही रही हूं, पैलियोलिथिक श्वेताब, दैट इज पैलियोलिथिक, इसको पैलियोलिथिक बोलते हैं, पूरा पाषाणिक काल को पैलियोलिथिक। ठीक है, अब यहां पर जैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि बिहार के कौन से जिले से पत्थर की कुल्हाड़ी, यानी पूरा पाषाणिक पत्थर की कुल्हाड़ी पाई गई है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये हमारा क्या होगा, द आंसर इज मुंगेर, और हम क्या देखते हैं, नालंदा। पत्थर की कुल्हाड़ी हम देखते हैं मुंगेर, और कहां से मैं बात करी थी, यहां पर आ जाइए, नालंदा, नालंदा, नालंदा। यहां से मिला क्या है ये स्टूडेंट, ये चीज ध्यान रखना है, यहां से मिला क्या है, यहां से मिला है हमें पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक है ना, कुल्हाड़ी इन द सेंस की इसको कहेंगे स्टोन एक्सेस जो है वो यहां से पाए गए हैं, पत्थर की कुल्हाड़ी, और कौन से इसकी, पूरा पाषाणिक काल की।
पूरा पाषाणिक काल की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पूरा पाषाणिक काल के अगर कोई भी टूल्स होंगे, इट मीन्स कि द टूल्स विच इज रिलेटेड टू पैलियोलिथिक पीरियड, दैट इज हेवी टूल्स, वो कैसे होंगे? तो पत्थर की कुल्हाड़ी कहाँ से पाई गई है? मुंगेर और नालंदा से। ठीक है, मुंगेर और नालंदा से हम क्या देखते हैं? हाँ जी बोलिए। मुंगेर और क्या सुनिए सुनिए, अगर ऑप्शन में जैसे आप बोल रही हैं ना कि मुंगेर और नालंदा रहा, तो हो सकता है उसी तरह से पेयर में कुछ और 4 ऑप्शन बनाएंगे आपके, ठीक है ना? हो सकता है पेयर में जैसे मुंगेर नालंदा हमने बना दिया, हो सकता है पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण, फिर साथ में 2 ऑप्शन और, इस तरह से हो सकता है जोड़ा करके बनाए। अगर वो नहीं भी रहेगा तो अगर ऑप्शन में ये रहता है कि मुंगेर, तो हाँ आप मुंगेर करेंगे, नालंदा रहा तो आप नालंदा पे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये ऐसी जगह है, क्योंकि देखिए बिहार में सभी जगह से इसके साइट्स नहीं पाए गए ना, कुछ स्पेसिफिक साइट है जहां से ये पाए गए हैं। ओके, तो ये चीज क्या करना है, हम लोगों को ध्यान रखना है। और हाँ, एक चीज और है, जैसे अगर एक क्वेश्चन अब आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, अब इसमें आएंगे हम लोग कहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हो गया हमारा, सॉरी वो इसमें स्लाइड में समझने में आसानी होगी, इसी यहाँ पे पत्थर की कुल्हाड़ी का मतलब हो जाता है स्टोन एक्सेस, एक तरह से हम कह सकते हैं। अभी तो बताया मैंने विष्णु मैंने अभी तो बताया कि अगर भारी टूल्स है, अगर ये जो उपकरण बात हो रही है भारी भरकम है, तो वो हो गया पूरा पाषाण। थोड़े छोटे हैं लेकिन धारदार नहीं है, तो वो हो गया हमारा मध्य पाषाण। काफी क्या कहते हैं, मतलब वो काफी क्या है, मतलब धारदार हैं, पतले हैं और काफी नोकीले हैं, तो वो हो जाएगा हमारा नवपाषाण। समझ गए? ठीक है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करिएगा, बहुत हेवी भारी भरकम होगा। तो फिर से सुन लीजिए एक बार फिर से कि इफ द टूल्स इज हेवी, तो इट मीन्स कि दैट वाज रिलेटेड टू पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद अगर बात करें, इफ द टूल्स जो हैं वो स्मॉल हो जाएंगे, उसका जो अगर हम लोग कहें बनावट, वो अगर स्मॉल हुआ, छोटे टूल्स हुए और थोड़े थोड़े से परिष्कृत, मतलब थोड़े रिफाइंड रहे, तो दैट इज मध्य पाषाण काल, यानी इट मीन्स कि दैट टूल्स इज रिलेटेड टू मेसोलिथिक पीरियड। एंड इफ द टूल्स हैव शार्प एजेस, उसके धारदार अगर हैं, तो दैट इज, उसको हम लोग कहेंगे नवपाषाणिक उपकरण। अब क्लियर है अब आप लोगों को? अब तो समस्या नहीं होगी समझने में? हाँ जी, अब तो कोई समस्या नहीं है ना? चलिए अब हम लोग इसमें आते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारा कि बिहार में मध्य पाषाणिक, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि मध्य पाषाणिक स्थल यानी मेसोलिथिक जो है, अगर टूल्स की बात करें तो मेसोलिथिक अगर टूल्स की बात करें स्टूडेंट, तो एक चीज और समझिएगा, इसको एश्यूलियन संस्कृति भी कहा जाता है। एश्यूलियन क्या था? एश्यूलियन कहते हैं कि यानी जब एक टूल्स जो है जो अच्छे बनने शुरू हो गए थे और थोड़े से रिफाइंड होने शुरू हो गए थे, तो उस एज को यानी उस काल को स्पेशल एक टर्मिनोलॉजी दिया गया, दैट इज एश्यूलियन संस्कृति उसे कहा जाता था। आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि मध्य पाषाणिक स्थल, अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, ये आपने कर लिया होगा, अगर आपसे बात करें, क्या हो रही है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मे बी आपके यहाँ नेटवर्क इशू हो कहीं, मे बी वहां पर नेटवर्क इशू हो कहीं। मध्य पाषाणिक स्थल की बात करें यानी मेसोलिथिक साइट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट that which place is a mesolithic site in Bihar, mesolithic site, तो यहां पर ध्यान रखिएगा मुंगेर, काफी कुछ मिला है यहां से, मुंगेर से, मुंगेर। ठीक है, ठीक है, ओके।
मुंगेर जो है हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये मध्य पाषाणिक स्थल के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है मध्य पाषाणिक स्थल। देखिए इतना जो मैंने अभी आपको समझाया है, मैंने इसीलिए समझाया ताकि स्टोन एज का जो समस्या आती है वो क्लियरिटी आपके पास बन जाए। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, चलिए जी, अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आते हैं हम लोग नवपाषाणिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बिहार के कंटेक्स्ट में इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नियोलिथिक साइट रिगार्डिंग टू बिहार, यानी बिहार से संबंधित जो भी स्थल नवपाषाणिक, नवपाषाणिक मैंने अभी बता ही दिया है आप लोगों को। यानी जो मानव था, मानव क्या करने लगता है उस टाइम पे, वो शिकार भी करता है, वो मछली पालन भी करता है, वो पशुओं को पालतू भी बना रहा है, वो साथ के साथ क्या कर रहा है, खेती भी कर रहा है। तो ये हो गया एक ओवरऑल बात की नवपाषाणिक जो टाइम पीरियड है उसकी ये विशेषता है। तो अब बात करें कि नवपाषाणिक स्थल किस साइट्स कहां पर पाए गए हैं। साइट्स, साइट्स का मतलब होता है स्थल। ठीक है, साइट्स का मतलब हो गया स्थल। नवपाषाणिक स्थल बिहार में, नवपाषाणिक स्थल, मैं इसको ना थोड़ा सा रब ही कर देती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप सबको। ठीक है, हाँ, अब आ जाइए कि नवपाषाणिक स्थल बिहार के नवपाषाणिक स्थल। मैंने सारी कहानी अभी बता दी है कि नवपाषाणिक क्या है। नियोलिथिक साइट इन बिहार, वी आर टॉकिंग अबाउट नियोलिथिक साइट्स इन बिहार। बिहार में नियोलिथिक साइट कौन कौन सा है, तो अब आपको क्या करना है, जो कुछ चीजें जो स्थल है वो उसके बारे में लिख लेना कि कौन कौन सा स्थल है जो स्पेशली बिहार में हम देखते हैं। ठीक है ना, स्पेशली क्या है वो पाए गए हैं जो, तो जैसे चेचर, देखिए यहाँ वैशाली है ना, यहीं पर है चेचर, यहाँ मैंने बताया है ना। तो वैशाली का चेचर, ठीक है, यानी चेचर ऑफ वैशाली, ये क्या है, नवपाषाणिक स्थल है। बिल्कुल ध्यान एकदम फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इतना मैंने अभी आपको पूरी स्टोरी बता दी है और मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोगों को समस्या आनी चाहिए कि नवपाषाणिक क्या है, मध्य पाषाणिक क्या है, पूरा पाषाणिक क्या है, क्योंकि ये बहुत ही टफ बताऊंगी, मैं अभी बताऊंगी, क्यों परेशान हो रहे हैं। वैशाली हो गया, वैशाली के बाद आप लिख लीजिएगा इसमें जो कुछ और स्थल है वो भी लिख लीजिएगा। सारण हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सारण, सारण इन द सेंस चिरांद। सारण में कौन सी जगह है, चिरांद, यानी ये जो सारण है यहाँ का कौन सा जगह है, चिरांद। ये दो जगह बहुत फेमस है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से नवपाषाणिक स्थल पाए गए हैं। ठीक है, यहां से हम क्या देखते हैं, नवपाषाणिक स्थल पाए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं मनेर का। देखिए आप लोगों को भी पता होगा, लड्डू बहुत फेमस है मनेर का, सेनुआर, ये सब कुछ जगह है जहां से हम क्या देख रहे हैं कि नवपाषाणिक स्थल क्या है, यहां से पाए गए हैं। ये भी एक स्थल है जहां से पाए गए हैं। ताराडीह एक जगह है, ठीक है ना, ये भी क्या है, बिहार का एक स्थल है जहां से पाए गए हैं। श्वेतपुर, थोड़ा सा ध्यान रखना कि नियोलिथिक के रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट साइट्स कौन से हैं, क्योंकि साइट्स तो कुछ कुछ अच्छे खासे पाए गए हैं यहाँ पर, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन से हैं। इंपॉर्टेंट की बात करें तो वैशाली हो गया, सारण हो गया। यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपके ऑलरेडी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी ये रहा वैशाली और ये रहा सारण। यहाँ से क्या हम देखते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पर कि जो नवपाषाणिक टूल्स की बात करें कि कौन कौन से टूल्स पाए गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही सामान लेकर के नवपाषाण के समय ने क्या कहा कि सारी चीजें हो रही हैं। मछली भी पकड़े जा रहे होंगे इस टाइम पे, यानी कि फिश कैचिंग जिसको बोलते हैं, हाँ, जिसको फिश कैचिंग कहते हैं, हम लोग वो भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या देखते हैं, यहाँ से पाए गए हैं।
यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रख लीजिएगा अगर आप बात कर रहे हैं ठीक है। तो कुछ जैसे कि अगर हम लोग बात करें उपकरण के बारे में, टूल्स के बारे में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टूल्स, उपकरण, ठीक है। तो नालंदा का एक जगह है स्टूडेंट, इसका नाम है जेठियन, ठीक है ना। नालंदा के जेठियन, जेठियन क्या है, इसका एक जगह है। जेठियन से, ठीक है ना, हम क्या देखते हैं, पाषाणकालीन, पाषाणकालीन क्या मिले हैं, चाकू। चाकू इन द सेंस, फिर वही बात है, पत्थर के चाकू, यानी पत्थर को क्या किया गया है, तराशा गया है। हाँ, पाषाणकालीन चाकू हो गए, कुल्हाड़ी हो गए, सब पत्थर के ही हैं। अब इसमें ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई तांबा वांबा मिला हुआ है। नालंदा के जेठियन से, कहाँ से देख रहे हैं हम लोग, नालंदा के जेठियन से कहाँ से बात देख रहे हैं, चाकू और कुल्हाड़ी, ठीक है। नालंदा के जेठियन से हम लोग देखते हैं कि यहाँ से पाए गए हैं। कुछ ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ये स्पेशली स्टोन एज टूल्स है, स्टोन एज टूल्स हैं जो कि पाए गए हैं। और अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर स्टोन एज है तो अभी मैंने आपको सारी चीजें तो बता ही दी कि वहां पर शिकार किस में हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आ जाए हम लोग बात करें यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो आपके पाषाण कालिक हैं, जैसे नालंदा हो गया, मुंगेर हो गया, मुंगेर काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी काफी कुछ वहां से मिले हैं। और उसके अलावा बात करें जैसे वैशाली, मैंने बता ही दिया आपको, और आपको चेचर, मैंने इसके बारे में आपको चेचर बताया ही, चिरांद बता दिया। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि कुछ जो चीजें यहाँ से पाए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ बात और देख लेते हैं, जैसे काले इस टाइम पीरियड पर पॉटरीज की बात करें, मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है स्टूडेंट पॉटरी, कि पॉटरी भी अगर मिट्टी के बर्तन बनाने लग गए थे तो किस कहाँ कहाँ मिले हैं, यहाँ पर पॉटरीज जो हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं। तो जैसे काला और लाल मृदभांड, काला और लाल मृदभांड, इट मीन्स ब्लैक एंड रेड पॉटरी। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ब्लैक और रेड पॉटरी जो है इस टाइम पर कहाँ कहाँ पर हम देखते हैं। तो जैसे आप देख लीजिए, आपका चिरांद हो गया, ठीक है, चेचर हो गया, यानी इन सब जगहों से इस कलर के पॉटरीज पाए गए हैं, मृदभांड पाए गए हैं। सोनपुर, मनेर, सोनपुर हो गया, यहाँ आ जाए मनेर हो गया। घोड़ा करोरा जो है वो राजगीर में है, वहाँ लोग प्रॉपर अगर कभी घूमने जाएंगे, घोड़ा करोरा, घोड़े पे बैठ के घूमा जाता है यहाँ पे इस एरिया को। ये कौन से जगह पर है, ये है राजगीर में, ठीक है। ये कौन से एरिया में है, ये है राजगीर में, ठीक है। उसके अलावा समस्तीपुर और भागलपुर, समस्तीपुर और भागलपुर, यहां से हम क्या देख रहे हैं, लाल और काले मृदभांड पाए गए हैं। लाल और काले मृदभांड इसमें हम क्या देखते हैं, पाए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, लाल और काले मृदभांड पाए गए हैं, ठीक है। लाल और काले मृदभांड पाए गए हैं। और इसकी अगर बात करें, इसका जो टाइम पीरियड है लाल और काले मृदभांड का, अगर हम लोग बात करें तो देखते हैं कि 2500 से लेकर के, यानी कि एक तरह से ये सिंधु वाला ही समय है। ये जो इसका जो टाइम पीरियड है ना, ये कौन सा समय है, 2500 ईसा पूर्व से आसपास से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय है, उस टाइम पर हमें काला और लाल मृदभांड दिखाई देता है। और कभी क्वेश्चन अगर आ जाए बिहार के कंटेक्स्ट में कि लाल और काले मृदभांड बिहार में कहाँ पर पाए गए हैं, तो देख लीजिए ये जगह है जहाँ से हम लोग देखते हैं ब्लैक एंड रेड पॉटरीज पाए गए हैं,
ठीक है। इसके बारे में, पॉटरीज के बारे में जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहाँ हम आप लोगों को क्या करेंगे, बता देंगे कि कौन कौन सी जगह है जहाँ से हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ से पाए गए हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली। देखिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट साइट्स थे रिगार्डिंग, अगर हम बात करें, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट कि अगर इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें, जैसे मुंगेर के बारे में पूछ दे, वैशाली के बारे में पूछ दे, सारण के बारे में पूछ दे, गया के बारे में, नालंदा यहाँ था, नालंदा हो गया, ठीक है, मुंगेर हो गया, तो ये सभी के सभी हम क्या देख रहे हैं बिहार में, स्पेशली पाषाण काल से ठीक है ना, पाषाण काल से हम क्या देख रहे हैं कि ये सभी के सभी कहाँ पर है, इससे रिलेटेड स्थल हैं। और पाषाण काल में ही एक समय आता है जब हम देखते हैं कि लाल और काले रंग के मृद भांड यानी पॉटरीज का इस्तेमाल होता है, तो उससे भी कुछ रिलेटेड स्थल हैं जो मैंने बता दिया है आप लोगों को। नालंदा के जेठियन से मैंने बता दिया कि वहाँ से क्या मिले, मुंगेर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया है आपको, और चेचर और स्पेशली इस आपको क्या कहते हैं कि चिरांद, इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, कभी कभार क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी आप लोगों के बीपीएससी के पेपर में। ऑलरेडी हम क्या देखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो पॉटरीज के का भी हम देखते हैं क्या कि जैसे एक पीजीडब्ल्यू आता है, चित्रित धूसर मृद भांड हो जाता है, एक हो जाता है कि लाल जो है पॉटरीज आता है, देखते हैं। एक उत्तर पूर्वी काले जो होता है कि नॉर्थ ब्लैक, उत्तर पूर्वी पेंटेड ग्रे वेयर उसको बोला जाता है, तो वो भी काल आता है। तो स्पेशली हम क्या देखते हैं कि इतिहास में अलग अलग काल में जो अलग अलग पॉटरीज बनने लगी थी, यानी जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा या हमें कलर का ज्ञान हो गया तो हम उस तरीके से उसका क्या करने लगे, निर्माण करने लगे। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं हमारे इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस कुछ कुछ आते हैं हमारे स्टोन एज के रिगार्डिंग। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर, अब चलिए थोड़ा सा क्या करें, अब थोड़े से क्वेश्चंस पर, अगर आप लोगों को इसमें कंफ्यूजिंग लगे कि हमने क्या पढ़ा है तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चंस की बात करें, इसको आप लोगों को क्या करना क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात करेंगे कि किस टाइप से हमें क्वेश्चंस। अब जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा कि यहाँ पर मान लीजिए अगर हम बात करें क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हमारा ये आएगा कि बिहार में नव पाषाणिक स्थल निम्नलिखित में से कौन है। निम्नलिखित में से कौन है, कौन है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके ऑप्शन में रहा पश्चिम चंपारण, आपका दूसरा ऑप्शन रहा पूर्वी चंपारण, तीसरा ऑप्शन हमारा रहा चिरांद, ठीक है, और जो डी वाला जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा मधुबनी। ठीक है, अब इसमें से अगर आप बताइए कि क्या क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे कि बिहार में इसमें से निम्नलिखित में से साइट कौन सा है, क्या आप बता नहीं पाएंगे इसमें से। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें आप लोगों को दिक्कत आनी चाहिए इस वाले इसमें केस में। अब बताइए क्या इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आएंगे क्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए कि बिहार में जो आदि मानव है उसके एविडेंसेस हमें कब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आदि मानव के एविडेंसेस हमें कब दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। तो इसके रिगार्डिंग, हाँ, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस जो है स्पेशली कर सकते हैं अलग अलग, इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन मैं देती हूं, बिहार में निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से ताम्र पाषाणिक, मान लीजिए ताम्र पाषाणिक का मतलब हो गया कि तांबा से रिलेटेड, ताम्र पाषाणिक, ताम्र पाषाणिक स्थल, स्थल कौन कौन से हैं या कौन से हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है ना, पूछा जाए कि इनमें से कौन सा साइट जो है बिहार में वो क्या है, ताम्र प्रस्तर के परवर्ती, यानी परवर्ती का मतलब ये हो गया ताम्र पाषाणिक परवर्ती स्थल है। यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, परवर्ती, परवर्ती का मतलब हो गया, हाँ, परवर्ती स्थल है। ताम्र पाषाणिक के बाद का भी स्थल जो है ये माना जाता है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से अगर आ जाए, अब मान लीजिए हो गया आपका चिरांद, चेचर, सी में आ जाए सोनपुर, मनेर, ठीक है, सोनपुर हो गया, मनेर हो गया, और मान लीजिए आपका ये ऑप्शन रहा कि उपर्युक्त सभी, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा ये ऑप्शन रहा उपर्युक्त सभी और एक ऑप्शन रहा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, मान लीजिए आपका एक ये ऑप्शन रहा, तो अब बात की जाए कि इसमें आंसर क्या देंगे हम, ए बी सी डी ई में से कौन सा आंसर देंगे। ताम्र पाषाणिक परवर्ती का होगा, हाँ, ताम्र पाषाणिक परवर्ती की बात करें हम लोग, श्वेताब, तो दैट इज हो गया कि पूर्ववर्ती, यानी इसमें बात हो रहा है कि परवर्ती का मतलब हो जाता है कि उसके बाद का, ठीक है, पोस्ट कॉपर एज, इसको ये भी नहीं कह सकते, इसको हम एक तरह से ना चाल्कोलिथिक कह सकते हैं। श्वेताब, इन वन वर्ड वी कैन से चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक का मतलब होता है, इट मीन्स कि यहाँ पर पत्थर का भी इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर धातु का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो दैट टर्मिनोलॉजी, जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी श्वेताब इसमें जो इस्तेमाल होता है दैट इज चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक का मतलब होता है कि पत्थर और धातु, जिसमें धातु का क्या हो गया अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है, तो हम लोग उसे बोल रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आ जाए कि which site is chalcolithic site, ठीक है, which site is chalcolithic site, आपके क्वेश्चन आने के इस तरह के चांसेस हैं इसमें। अगर क्वेश्चन अगर इसमें आ गया तो आपको क्या करना है, उस प्रकार से देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन इसमें आ गए तो आप लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन देंगे। तो इस तरह से क्या है तो इस प्रकार से क्या करना है, ई, हाँ, इसको इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, चाल्कोलिथिक, द स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर दिस पीरियड इज चाल्कोलिथिक। अगर स्पेलिंग की बात करें दैट इज चाल्को, सी ओ, चाल्को, LIT CHAL, चाल्को, LITHIC, दैट इज चाल्कोलिथिक। इज इट ओके, ठीक है। तो चाल्कोलिथिक के बारे में हो सकता है क्या हमारा क्या हो, कुछ क्वेश्चंस में भी आ सकता है, और इसके बारे में क्वेश्चन ये भी हो जाता है कभी कभी कि इसका जो टाइम पीरियड है चाल्कोलिथिक, यानी कि ताम्र पाषाणी की अगर हम लोग बात करें तो ये कब से कब तक है, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया सारा का सारा कि मध्य पाषाण के बाद का जो टाइम पीरियड वो मैंने लिखा है, तो उसको थोड़ा सा रिवीजन भी करना है। अब ये नहीं कि जो मैडम ने लिखा दिया है बस हम उसको लिख करके संतोष कर ले, उसको साथ साथ में क्या करना है, पढ़ना भी है, ठीक है, उसको साथ साथ में करना क्या है, पढ़ना भी है। इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कल वाली क्लास होगी ना तो उसके रिगार्डिंग, जैसे आज तो आपने पढ़ा है, कल इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग करवा दूंगी कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट कि ये जो मैंने अभी सारा पढ़ाया आपको, तो वो क्या था, वो था जो मैंने अभी बताया, दैट इज वो था क्या पूरा का पूरा, वो स्टोन एज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन था आपके रिगार्डिंग जो मैंने इसमें दिया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ अब जैसे देखेंगे कि अगर बात करें कि बिहार में कब शुरुआत होती है, यानी कि वैदिक एरा, सिंधु सभ्यता का मैंने अभी आपको बता दिया है कि साइट्स नहीं है,
तो सिंधु सभ्यता हमें स्किप करना पड़ेगा। स्किप इन द सेंस कि अगर इतिहास की बात करें तो हम देखते हैं क्या कि पहले सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, फिर आता है हमारा वैदिक काल, फिर हमारा आता है वैदिक काल, ठीक है। और उसके बाद आता है बच्चे उत्तर वैदिक काल, उसके बाद क्या आता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब यहां पर मुझे आपको समझाना क्या है, अब इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया, 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक है। इसके बारे में बात करें तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ये काल है। उत्तर वैदिक की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का ये काल है। अब बात करेंगे कि बिहार में, अब बात करें हम क्या कि बिहार में अब मतलब बिहार में वैदिक काल की शुरुआत कब होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हमारा ये रहे कि बिहार में वैदिक काल की शुरुआत, बिहार में वैदिक काल की शुरुआत, बिहार में हम बात क्या कर रहे हैं वैदिक काल की शुरुआत, यहां पर आते हैं, यहां पर चलिए इसको कि जैसे बिहार में वैदिक काल की शुरुआत, काल की शुरुआत, तो यहां जो मैंने आपको डेट लिखाया है इससे एक बात आपको समझ लेना है कि ये टाइम पीरियड बिहार में नहीं है, नहीं है इन द सेंस कि सिंधु का कोई साइट हमें नहीं मिलता है। बिल्कुल एकदम श्योर हो जाएंगे माइंड में, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि क्या सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई भी ऐसा स्थल है बिहार में, तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है एकदम। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पूर्वी जो है सिंधु का साइट दैट इज आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर अगर हम देखें मैप के अकॉर्डिंग तो वो बिहार से क्या है ऊपर पड़ता है, तो वो उसका लास्ट एरिया है, तो इसका मतलब है उसका क्षेत्र विस्तार यूपी बिहार में नहीं है। अब आते हैं हम लोग वैदिक काल, तो ये जो टाइम पीरियड है हमें इसके भी एविडेंसेस बिहार में नहीं दिखते हैं, ठीक है ना, नहीं दिखते हैं, कट है इसका मतलब है नहीं दिखते हैं। उत्तर वैदिक काल, यस, बिहार में शुरुआत होती है यहां से, इट मींस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बिहार में शुरुआत होती है वैदिक काल की, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को क्या करना है यहां पर ध्यान रखना है। 6ठी शताब्दी, इसी को बोला जाता है स्टूडेंट 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बिहार में वैदिक एज शुरू होता है, बिहार में वैदिक एज की शुरुआत होती है, ठीक है। तो अभी जो अब समझना यही है कि मैंने आपसे क्या बोला यहां पर, इट मींस कि if any kind of sites related to Indus civilization is exist in Bihar or not, the exact answer is not. No any other site is related to Indus civilization is exist in Bihar. कोई ऐसा साइट नहीं है बिहार में, ओके। अब बात किया जाए कि क्या वैदिक एज से रिलेटेड हमारे पास, अच्छा क्वेश्चंस की बात करें ना तो एक काम करेंगे ना, कल कुछ क्वेश्चंस जो है जब क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि वैसे भी बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स आते आते में क्या करते हैं 10 मिनट लगा ही देते हैं, तब 10 मिनट हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेंगे कि किस प्रकार से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब बात करें कि वैदिक काल में क्या है हमारे पास एविडेंसेस। सो यहाँ पर देखते हैं कि नहीं, यहाँ पे कोई बहुत ठोस नहीं दिख रहा है हमें दिखती है बिहार में शुरुआत यहाँ से, ठीक है ना, हमें कहाँ से दिख रही है शुरुआत, यहाँ से, उत्तर वैदिक काल में। ये चीज हमें क्या करनी है आपको थोड़ी सी समझनी होगी यस, ये चीज हमें क्या करनी होगी थोड़ी सी समझनी होगी, ठीक है। यानी बिहार के अगर बात की जाए कि आर्यीकरण कहाँ से शुरुआत हुआ था, कहाँ से बिहार में आर्य लोग आना शुरू कर देते हैं, तो उसके बारे में बात करें, यानी इसको बेसिकली कहा जाता है बिहार में आर्यीकरण। अब हम लोग आते हैं इसमें कि बिहार में आर्यीकरण यानी आर्य कब आए, इसका मतलब ही होता है अगर बात की जाए बिहार में आर्यीकरण, इट मीन्स अराइवल ऑफ आर्यंस इन बिहार, इन बिहार। तो हम क्या देख रहे हैं ये स्पेशली इन 6th century BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, हम 6ठी शताब्दी
ईसा पूर्व में। आपका एक क्वेश्चन आ भी चुका है कि बिहार में जो है एविडेंसेस स्पेशली रिलेटेड टू वैदिक एरा, वो हम लोग कब से देखते हैं? तो हम लोग देखते हैं कहाँ से? ये देखते हैं हम लोग बिहार में होता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें कि इसके साक्ष्य के तौर पर यानी एविडेंस क्या क्या है। एविडेंस यानी साक्ष्य क्या है? साक्ष्य क्या है? तो हम देखते हैं क्या कि वायु पुराण में गया को कहा गया कि स्पेशली जो क्षेत्र है यहाँ असुरों का राज था। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देती हूँ। जैसे झारखंड की बात करें, झारखंड बिहार का ही पार्ट था और जब अलग हुआ तो माना जाता है कि झारखंड के सबसे प्राचीन जो निवासी थे वो असुर कहलाते थे, असुर ट्राइबल्स। तो सेम वसीम क्या देखते हैं कि यहाँ पर यानी पुराणों में गया को, किसको? गया को असुरों का क्षेत्र कहा गया है। गया को असुरों का क्षेत्र कहा गया है। इट मीन्स इन पुराण गया इज नोन एज, जो टर्मिनोलॉजी है ना, असुर, असुर को असुर ही बोलेंगे। ठीक है, असुर को हम लोग क्या बोलेंगे? असुर ही बोलेंगे। ये चीज हम लोग को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। असुर को हम क्या कहेंगे? असुर ही कहा जाएगा। इसका मतलब ही हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि जो वैदिक टेक्स्ट हैं हमारे, वैदिक टेक्स्ट की बात करें जैसे कि अथर्ववेद में, अथर्ववेद में क्या कहा गया है? अथर्ववेद में क्या कहा गया है? बिहार को व्रात्य प्रदेश बोला गया है। व्रात्य प्रदेश बोला गया है। जैसा कि जानते हैं हम लोग क्या है कि 4 वेद हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर दिक्कत हो तो समझ लीजिएगा। यहाँ पे 4 वेद हैं मेनली, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेद हो गए। अगर बात किया जाए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। जो लोग ऋग्वेद पढ़ते थे उनको होता या होत्री बोला जाता था, उन स्पेसिफिक लोगों को। ठीक है, अगर बात करें यजुर्वेद की, जो लोग यजुर्वेद पढ़ते थे उनको अर्धवर्यु कहा जाता था। ठीक है, सामवेद की बात करें तो जो लोग सामवेद पढ़ते थे उनको उद्गात्या कहा जाता था। और अथर्ववेद जो है उनके लिए कोई स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी नहीं था, क्योंकि अथर्ववेद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या किया गया है, लिखा ही गया है और वो सब के लिए रीडेबल था। तो इस तरह से ध्यान रखना कि अथर्ववेद में बिहार को क्या बोला गया है? व्रात्य प्रदेश बोला गया है। ठीक है, व्रात्य प्रदेश अथर्ववेद में बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं कि चूंकि ऋग्वेद, जैसे मैंने बताया कि अब क्या है, ऋग्वेद में क्या बोला गया है? ऋग्वेद में क्या बोला गया है बिहार को? तो इसमें यानी ऋग्वेद में बिहार को कीकर प्रदेश बोला गया है। ऋग्वेद में बिहार को, ऋग्वेद में हम लोग क्या देखते हैं? बिहार को क्या बोला गया है? हाँ, ऋग्वेद में बिहार को क्या बोला गया है? कीकर प्रदेश। कीकर प्रदेश, ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो यूज हुए हैं किसके रिगार्डिंग? कीकर प्रदेश। इन ऋग्वेदा बिहार डिनोटेड एज, या बिहार को उसमें आइडेंटिफाइड किया गया है एज कीकर प्रदेश। ओके, एज कीकर प्रदेश, एज कीकर प्रदेश। अब देखिए, अब तक में क्या था ना, जब तक कि इतिहास में कहां तक मजा नहीं आता है, जब तक आपको कोई स्टोरी ना मिले। अब तक क्या कर रहे थे आप? पत्थर पढ़ रहे हैं, अब तक आप साइड्स देख रहे हैं, तो लग रहा है कि इंसानों के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। तो बिहार को इसमें क्या कहा गया था? व्रात्य प्रदेश बोला गया है। व्रात्य प्रदेश, ओके, बोला गया है। देखिए, इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि बिहार चूंकि क्या था, जंगल, यानी यहाँ पे क्या थे, जंगल की बहुत ज्यादा बहुलता थी और ये एरिया पूरा क्या था, फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा कवर्ड था। तो ये जो एरिया ना, ये स्पेशली बर्बरों का इलाका माना जाता था। अगर आप कह रहे हैं कीकर का मतलब ही हो जाता है कैसा, एक तरह से जंगली टाइप के जो लोग होते हैं, कीकट का मतलब ही होता है पूरा स्पेसिफिक। अगर आप झारखंड भी पढ़ते हैं तो वहां भी यही है कि झारखंड को भी कीकट प्रदेश बोला जाता था, कीकर प्रदेश बोला जाता था। इसका मतलब है बर्बर टाइप के लोग हैं इसमें।
कीकर टर्मिनोलॉजी इज नॉट, इसको अलग से तो नहीं बोला जा सकता है केशव। इन अथर्ववेदा, मैं इंग्लिश में बोल देती हूँ, डिक्टेट कर देती हूँ कि इन अथर्ववेदा बिहार इज नोन एज व्रात्य प्रदेश। अथर्ववेद में हम क्या देखते हैं, बिहार को क्या बोला गया है, व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है ये। व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है ना। इन अथर्ववेदा एंड इन ऋग्वेदा बिहार इज नोन एज कीकर प्रदेश, इसको कीकर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि बिहार के बारे में बड़ी अच्छी बात की गई है, ऐसा नहीं है। जो भी वैदिक टेक्स्ट है इसे एक तरह से आप देख लीजिए, गया को क्या बोला गया कि असुरों का राज है, यानी कि दैट प्लेस इज रिलेटेड टू असुर। असुर का मतलब ही क्या हो जाता है, राक्षस, है ना। तो ये क्या है कि एक तरह से इसमें क्या किया गया है, जो डिफाइन किया गया है तो कि मेनली जंगल के लोग हैं, जंगली लोग हैं या ट्राइबल्स टाइप के लोग हैं, ये लोग रहते हैं यहाँ पे, और पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर जंगल है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अब जो है, यानी आज वाली जो, मैं थोड़ा सा 5 मिनट आप लोगों को क्या कर दूं, इसका बस क्रक्स बता दूं। देखिए आज की जो क्लास थी उसमें मैंने मेनली आपको थोड़ा सा बताया कि ह्यूमंस का एवोल्यूशन कब हुआ, कब मानव जो है पृथ्वी पर रहना शुरू करता है। और उसके बाद अगर बात करें कि जो स्टोन एज शुरुआत होती है, यानी मानव का वो काल जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके स्क्रिप्ट्स जो हैं राइट नाउ दे ऑल आर नॉट रीडेबल, तो हमने उसके बारे में क्या किया है, यहाँ पर बात की है। अगर कभी क्वेश्चन आपका आ जाए कि इंडिया में पूरा पाषाण काल से संबंधित साक्ष्यों को समझने में या पढ़ने में मदद किस पुरातत्ववेत्ता की मेहनत से, मतलब ये चीजें सामने आई, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट, बहुत फेमस नाम है, उनके बाद से ही ये खुदाई क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है 1863 में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आफ्टर 1863 भारत के जो साइट्स थे, यानी स्टोन एज से रिलेटेड जो भी साइट थे, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रख लेना है आप लोगों को कि आफ्टर 1863 रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम था इनका, रॉबर्ट ब्रूस फुट। अगर आपका मे बी देखिए, चूंकि स्टोन एज से रिलेटेड साइट बिहार में पाए गए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कुछ क्वेश्चन अच्छा ओके केशव, कोई नहीं। देखिए अभी क्या मैंने क्या कहा था कि किसी भी नए टीचर के साथ, यानी जब आपका जब इंटरेक्शन होता है तो 1-2 दिन में कोऑर्डिनेशन बन जाता है, तो अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन ऑलमोस्ट सेट हो गया। अब आगे समस्या नहीं आएगी आप लोग को भी। तो स्टोन एज के साइट्स के रिगार्डिंग बस यहाँ पर ये चीज समझ लीजिएगा कि इंडिया में पूरा पाषाणिक स्थल जो है, यानी स्पेशली हम लोग बात करें कि पाषाण काल से संबंधित स्थलों की खोज कब शुरू हुई थी, तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पल्लवरम एक जगह है साउथ इंडिया का, वहां से उन्होंने शुरुआत की थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि एंटायर पूरे भारत में फिर अलग अलग जगहों पर खोज शुरू हो जाती है, जिसमें बिहार भी हमारा है। चूंकि हम बिहार स्पेशल का क्या कर रहे हैं, नेम बता दूं, रॉबर्ट ब्रूस फुट। देखिए इनका नाम है, इंग्लिश में मैं लिख देती हूं, हिज नेम वाज रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है ना। इनके द्वारा ही क्या हो जाता है, पाषाण कालिक स्थल की खोज होनी शुरू हुई थी। पाषाण कालीन स्थल की खोज होनी शुरू हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है क्योंकि बिहार में हम क्या देखते हैं, स्टोन एज से रिलेटेड साइट हमें दिख रहा है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी रॉबर्ट ब्रूस फुट से क्या करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। और चूंकि इनका बहुत ज्यादा योगदान है इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इनके द्वारा ही भारत में पाषाण कालीन स्थल ढूंढने शुरू हुए थे। जैसे कैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, सेम हम लोग इस तरह से इनके मामले में देखते हैं कि पाषाणकालीन स्थल इनके नेतृत्व में ढूंढे गए। इनके नेतृत्व में खोजे गए थे, डिस्कवर्ड किए गए, यानी इसको कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक साइट्स, Paleolithic sites discovered in the leadership of, या in the supervision भी लिख सकते हैं, in the leadership of Robert Bruce Foote.
रॉबर्ट ब्रूस फुट। कभी भी क्वेश्चन आ जाए, चूंकि स्टोन एज ये पूरे के पूरे क्या है, पाषाणकालीन स्थल से संबंधित जो भी जगह है। हाँ, ब्रूसफुट के नाम से यही है। अगर रॉबर्ट ना भी रहा, 1863 ये लैंडमार्क एज है कि पूरे भारत में स्टोन एज से संबंधित एरिया जो है वो ढूंढे जाने लगे। चलिए, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? कहीं कोई समस्या तो नहीं? बिहार में कौन कौन से साइट्स वो भी मैंने बता दिए हैं, मुंगेर, नालंदा, वैशाली, मनेर, ताराडी हो गया, ठीक है, आपको श्वेतपुर हो गया। ये सारे साइट्स जो हैं स्पेशली स्टोन एज से रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। और अभी कुछ दिन पहले मीन्स जो पूरा पाषाणिक स्थल के तौर पे वाल्मीकि नगर भी जो है हमारे पश्चिम चंपारण का, वो वहाँ से भी क्या है, पैलियोलिथिक साइट्स जो हैं वो उपकरण टूल्स जो हैं वो पाए गए हैं। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया था वो था स्टोन एज के बारे में। और इसके रिगार्डिंग कल कुछ जो है स्टार्टिंग में, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी 5 मिनट लेट ही आते हैं, तो स्टार्टिंग में ही क्या करूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूंगी, ठीक है। तो होप सो कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं। ओके, धन्यवाद। तब तक अपना ध्यान रखें, कल मिलते हैं।